दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक सवाल से इस एपिसोड की शुरुआत कर रहा हूं कि क्या महाराष्ट्र इस बार एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन को इस बार निराश करेगा। दोस्तों 2019 में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एनडीए को जो प्रचंड बहुमत मिला था, उसमें जिन राज्यों का बहुत अहम रोल था, उसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, इन स्टेट्स के अलावा दोस्तों महाराष्ट्र का भी बहुत बड़ा योगदान था। और महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। ये याद रखने की बात है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है जहां से सबसे अधिक सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश के बाद 48 सीटों वाला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 41 सीटें एनडीए को मिली थी, 48 में 41, सोचिए। और वो जो 41 सीटें थी, 23 सीट तो बीजेपी को थी, 18 सीट शिवसेना को थी। और ये जो सीटें हैं, इसमें जो बाकी बचे जो दल हैं, कांग्रेस को तो महज एक सीट से संतोष करना पड़ा। एनसीपी को 4 सीट आई थी, एमआईएम को 1 सीट मिल गई थी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस बार 2024 में जब चुनाव हो रहा है और पहला चरण महाराष्ट्र का पूरा हो चुका है 19 अप्रैल को, जो हालात वहां थे, मैं चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में ही था, पहले चरण के मतदान के दौरान, और मैंने जायजा लिया अनेक जगहों पर, कई जगह बात की लोगों से, और मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा और कुछ कहानियां भी बताऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए को कम से कम 2019 जैसी सफलता तो हरगिज नहीं मिलेगी। और एक बात और मैं जोड़ दूं, एक जर्नलिस्ट के तौर पे, कि मेरा जो असेसमेंट है कई जिलों में, कई निर्वाचन क्षेत्रों में घूमने के बाद, कि महाराष्ट्र में अगर चुनाव निष्पक्ष ढंग से, पारदर्शी और लोकतांत्रिक ढंग से हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए को 48 में 24 यानी आधी सीटें पाना भी बहुत कठिन होगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर बहुत प्रयास करेंगे, जो अभी चूंकि 5 चरणों का चुनाव वहां है, वहां पर कुल 5 चरण में मतदान होने हैं, तो अगर 4 चरण जो बाकी हैं, बहुत अगर पार्टी कवर करेगी, बहुत कोशिश करेगी, तो शायद आधी सीट तक वो पहुंच पाए। लेकिन आज की तारीख में कई कारणों से भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराजगी है लोगों की। दोस्तों 2 बात तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो बेरोजगारी और महंगाई का सवाल तो आम आदमी का है, लेकिन दूसरा एक बड़ा सेंटिमेंटल, बड़ा भावनात्मक मुद्दा है, कि उनका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है, जो गुजरात से आती है लीडरशिप, वो महाराष्ट्र की लीडरशिप को डैमेज कर रही है, उसको कंट्रोल कर ही नहीं रही है, उसको ध्वस्त करने पर आमादा है। भारतीय जनता पार्टी में अगर नितिन गडकरी जो है वो अगर ध्वस्त किए जाते हैं राजनीतिक तौर पे, तो दूसरी तरफ जो अपोजिशन है, चाहे वो शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, इन लोगों को भी एक तरह से इनके आधार को, इनके राजनीतिक प्रभुत्व को तहस नहस करने का प्रयास करता है एनडीए का टॉप नेतृत्व, यानी बीजेपी के बड़े नेता। ये बात लोगों के दिमागों में चली गई है। अब क्यों चली गई है, उसकी वजह एक तो यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को विभाजित कर दिया गया, और यही नहीं, शरद पवार जो मराठा महाबली कहे जाते थे, उनकी पार्टी को विभाजित कर दिया गया। तो दोनों पार्टियों को डिवाइड करने की जो जिम्मेदारी है, वो लोग जो है गुजरात से आए हुए पार्टी के टॉप लीडरान को मानते हैं, और मानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जो स्ट्रेटेजी थी, उसके आधार पर यह सब हुआ। ये भी वो समझते हैं कि शायद नितिन गडकरी होते तो ये नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। मैं इस बारे में कोई कयास नहीं लगाना चाहता कि क्यों नहीं वो करते, लेकिन ये बात बिल्कुल चिपक गई है बीजेपी के साथ कि ये महाराष्ट्र की अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपनी का मतलब जो स्थानीय पार्टियां हैं, जो शरद पवार की पार्टी एनसीपी है, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, उसको तहस नहस इनका करना चाहते हैं, विनाश करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। और ये अच्छी बात नहीं है। चुनाव चिन्ह छीन लिया, पार्टी छीन ली, इस तरह की बात उनके दिमागों में है। तो एक तो बीजेपी के प्रति जो नाराजगी है, असंतोष है, उसका एक कारण यह है। और बेरोजगारी और महंगाई तो सार्वकालिक है, हर जगह है, और बहुत बुरी तरह लोग प्रभावित हैं। तो ये दो जो 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 कारणों की फहरिस्त मैंने गिनाई, वो तकरीबन
7 दिनों के अपने सफर में मैंने महाराष्ट्र में हर जगह महसूस किया। दूसरी बात दोस्तों जो महाराष्ट्र की है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ जुगत भी, यानी कुछ योजना के साथ, कुछ जोड़ तोड़ के साथ कुछ ऐसे भी काम कर रही है जिससे कि वो परेशानी से उबर सके। हो सकता है वो स्वयं न कर रही हो और अपने आप उसके लिए कुछ रास्ता आसान होता नजर आ रहा है। वो क्या है दोस्तों? मोटे तौर पे अगर देखें तो महाराष्ट्र की जो सीटें हैं, 48 सीटें, वो 2 श्रेणियों में विभाजित की जा सकती हैं। एक तो वो सीटें जहां मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है, यानी एनडीए बनाम इंडिया अलायंस, यानी दूसरे शब्दों में अगर महाराष्ट्र की भाषा में कहें तो जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट का एक महायुति गठबंधन है, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है। महाविकास अघाड़ी का मतलब कि जो उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी और कांग्रेस के जो लोग हैं वहां पर, इन लोगों का जो गठबंधन है वो है। आमने सामने की लड़ाई है, दो बड़े नेता हैं, 2 बड़े उम्मीदवार हैं। जहां पर ऐसी सीटें हैं, उम्मीदवार तो 10 हो सकते हैं, लेकिन मुख्य मुकाबले में एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक। और दूसरी श्रेणी में वो सीटें आती हैं जहां पर इंडिया ब्लॉक यानी शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, इनके उम्मीदवारों के खिलाफ सिर्फ भाजपा नहीं है, सिर्फ एकनाथ शिंदे की शिवसेना नहीं है, या अजित पवार की पार्टी का कोई प्रत्याशी केवल नहीं है, बल्कि एमआईएम ने, जो ओवैसी साहब की पार्टी है, या जो दलित बहुजन आघाड़ी है, ये प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, इसने भी उम्मीदवार खड़ा कर रखा है। ऐसी सीटें हैं। तो इससे क्या होता है कि त्रिकोणीय बन गया है पूरा का पूरा चुनाव ऐसे क्षेत्रों में। तो ये 2 श्रेणी, 2 कैटेगरी हैं सीटों की जो यहां महाराष्ट्र में इस समय चुनावी जंग चल रही है। और पहले चरण में भी इस तरह की सीटें पाई गई, देखी गई और वहां पर चुनाव हुआ। नागपुर दोस्तों, जहां से मैं आपको एक रिपोर्ट पेश कर चुका हूं, बल्कि 2 रिपोर्ट मैंने पेश किया इसके पहले, और मैं आपको आज बता रहा हूं कि नागपुर में बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई थी। यानी नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे और विकास ठाकरे कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे। न तो वहां पर एमआईएम का कोई उम्मीदवार था और न तो वहां वंचित बहुजन आघाड़ी का कोई कैंडिडेट था। और प्रकाश आंबेडकर ने ये एलानिया यानी अनाउंस करके कह दिया था कि वो विकास ठाकरे का समर्थन करेंगे। हालांकि उनका गठबंधन नहीं हो सका इंडिया अलायंस से, लेकिन उन्होंने अनाउंस कर दिया था। यही बात उन्होंने बारामती में की है। बारामती में शरद पवार की सुपुत्री सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही हैं और वहां पर उनका जो प्रकाश अंबेडकर का जो दल है वो चुनाव नहीं लड़ रहा है और उन्होंने सुप्रिया सुले को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो ये एक बड़ी ताकत, जो दलित समाज के वोटों का विभाजन जो हो जाता था प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के चुनाव लड़ने से, वो इस बार नहीं हो पा रहा है। लेकिन सभी भाग्यशाली नहीं है। सिर्फ कुछ सीटें हैं जहां प्रकाश आंबेडकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो ज्यादातर आई थिंक 26 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का उनका इरादा है। कई जगह अनाउंस कर चुके हैं, कई जगह उन्होंने अनाउंस अभी नहीं किया है। लेकिन पुणे शहर, जहां मैं 2 दिन रहा और दोस्तों पुणे के आसपास के इलाकों में भी घूमा, पुणे में जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच की लड़ाई है उसको प्रकाश आंबेडकर और एमआईएम दोनों के प्रत्याशी जो हैं उसको चतुष्कोणीय बना रहे हैं, यानी 4 कोणों की लड़ाई बना रहे हैं। और इससे जो पुणेकर का कहना है, जो पुणेकर, अब पुणे में रहने वाले लोग अपने को पुणेकर कहते हैं, तो बहुत सारे पुणेकर लोगों से मैंने बात की और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई में कोई भी जीत सकता था। कांग्रेस भी जीत सकती थी, बीजेपी भी जीत सकती थी, कोई भी जीत सकता था। लेकिन अभी जो है बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया है, क्योंकि एमआईएम और मिस्टर प्रकाश अंबेडकर, ये दोनों के जो नॉमिनी हैं वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, कांग्रेस का वोट ज्यादा काट रहे हैं। अब क्या खेल है वहां का आपको मैं बताऊं। पुणे का बीजेपी के जो कैंडिडेट मुरलीधर मोहोल हैं और कांग्रेस के रविंद्र धांगेकर हैं, एमआईएम के अनीश सुंडके हैं, ये कारपोरेटर हुआ करते थे, और वंचित अघाड़ी के जो कैंडिडेट हैं बसंत मोरे हैं।
बसंत मोरे और अनीस सिंडके, अगर ये दोनों मिलकर 1.5-2 लाख वोट भी ले लेंगे, कल्पना कीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि पुणे का चुनाव 60-65 हजार 1 लाख के अंदर ही रहेगा, ऐसा लोगों का मानना है। ये बहुत कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस काफी जम के लड़ रही है, कांग्रेस यूनिटी भी दिखा रही है। कांग्रेस में झगड़े उस तरह से नहीं है जैसे एक जमाने में होते थे कि जब कालमाड़ी साहब और तमाम लोगों के बीच में चलता रहता था, ऐसा यहां नहीं है। इस बार लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर मदद मिल रही है तो सिर्फ इससे कि 2 अन्य उम्मीदवार जो एमआईएम ओवैसी साहब के और वंचित अघाड़ी के उम्मीदवार दोनों मैदान में है। मजे की बात है कि इसमें ज्यादातर जो उम्मीदवार हैं, बसंत मोरे और रविंद्र धांगेकर और मुरलीधर मोहल, ये तीनों दोस्त बताए जाते हैं, बड़े करीबी हैं, आपस में इनकी चलती है बातचीत, खूब होती है, गप्पे मारते हैं, अलग अलग पार्टियों में भी रहे हैं कई बार, इस तरह का भी है। तो ये लगभग एक ही एक तौर तरीके के लोग हैं, अलग अलग पार्टियों में भले हैं। तो अब देखना यह है कि इसको कैसे ये उम्मीदवार जो है टैकल करते हैं और अपनी लड़ाई को कैसे जीतते हैं, क्योंकि जीतने की कोशिश दोनों करेंगे। और जो 2 अन्य उम्मीदवार हैं वो जाहिर है कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोट पाकर वो अपनी पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराएं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो ये दो कैटेगरी सीटों की बताई मैंने। एक तरफ नागपुर और बारामती जैसी सीटें हैं और दूसरी तरफ पुणे जैसी सीटें हैं, जहां पर एमआईएम और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी मामले को चतुष्कोणी बना रही है या त्रिकोणी कम से कम बना रही है। दोस्तों, मैं आपको बारामती के बारे में बताऊं, और बारामती बहुत महत्वपूर्ण सीट हो गई है। अभी मैंने बारामती से जो वहां पर जब मैं बारामती में था तो मैंने जो महसूस किया वो आपके सामने एक रिपोर्ट में पेश करता हूं। बारामती से हमारी रिपोर्ट देखें। महाराष्ट्र का बहुत मशहूर निर्वाचन क्षेत्र है। शरद पवार के नाम से इसे पहचाना जाता है, जाना जाता है। माना जाता है देश भर में कि बारामती को उन्होंने काफ़ी डेवलप किया। लेकिन शरद पवार अपनी पार्टी को महाराष्ट्र में बचा नहीं सके, विभाजन हो गया, भतीजे ने ही उनका दामन छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी का साथ ले लिया, या यूँ कहा जाए भारतीय जनता पार्टी ने वो स्थिति पैदा कर दी कि वो अपने चाचा जिन्होंने उनको बनाया, मेंटर जो रहे, अब वो बीजेपी के साथ चले गए। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी 4थी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। 3 बार वो यहाँ से सांसद रह चुकी हैं, 1 बार राज्यसभा में भी रही है। सुप्रिया सुले का मुकाबला इस बार भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, इस बार किसी और उम्मीदवार से भी नहीं है, अपने घर के ही उम्मीदवार से है, और वो भी उनकी भौजाई यानी उनकी भाभी अजित पवार साहब की धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार का जो मायका है वो भाजपा में आजकल हो चुका है और उनके हस्बैंड भी भाजपा में हैं। लिहाजा इस बार सुनेत्रा पवार जो हैं वो जो लड़ाई लड़ रही हैं अपनी ननद यानी सुप्रिया सुले को हराने की, वो दरअसल लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम शरद पवार की है। और अगर शरद पवार को देखा जाए तो वो तमाम चुनौतियों के बावजूद, तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम विवादों के बावजूद, यहाँ तक कि आरोपों और लांछनों के बावजूद वो बीजेपी के साथ नहीं गए। उन्होंने सेकुलर पॉलिटिकल जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसके साथ रहना तय किया। और दोस्तों, यही कारण है कि उनकी लड़ाई बारामती में इस बार सचमुच वो काफ़ी उम्रदराज हैं, तमाम तरह की बीमारियों से भी ग्रस्त रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोगों में उनके प्रति एक सहानुभूति है कि ये जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं, वहाँ से कभी इधर से उधर नहीं हुए, जबकि उनके जो भतीजे हैं उनके पाँव डगमगा गए। तो अब देखना है कि सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार की ये लड़ाई में फैसला क्या होता है। फैसला करना है बारामती, इसका नाम है माझी बारामती। माझी माने मेरी, तो मेरी बारामती यानी यहाँ के लोगों की जो बारामती है वो क्या फैसला करती है। 7 मई को यहाँ चुनाव है, 18 अप्रैल को नामांकन किया है सुप्रिया सुले ने और तमाम लोगों ने, तमाम अन्य उम्मीदवारों ने। एक बात और बताकर अपनी बात मैं आगे बढ़ाऊंगा कि प्रकाश आंबेडकर की जो पार्टी है महाराष्ट्र के ज़्यादातर हिस्सों में अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन नागपुर में और बारामती में और कुछ एक और क्षेत्रों में
वो इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों का समर्थन कर रही है। तो सुप्रिया सुले के साथ यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित अघाड़ी भी है। जो महाविकास अघाड़ी है उसमें सर्वाधिक सीटें जो लड़ रही है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। 21 सीटें पर वो चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और शरद पवार की पार्टी ने 10 सीटें अपने लिए ली हैं। अब मैं आपको बताऊं कि बीजेपी का क्या हाल है। बीजेपी अकेले 24 सीट लड़ रही है और जो अजित पवार साहब की जो पार्टी है 4 सीट पर लड़ रही है। शिंदे साहब की पार्टी 10 सीट पर लड़ रही है। लेकिन आपस में ऊपर से भले न दिखाई दे लेकिन अंदर से खींचतान भी बहुत है। अब अजित पवार के साथी छगन भुजबल जो एनसीपी के बड़े नेता एक समय रहे हैं, अनडिवाइडेड एनसीपी के, और शरद पवार के बड़े करीबी कभी कहे जाते थे, जिनको बीजेपी की सरकार ने जेल में भी डाला था। ईडी उडी का सब मामला चल रहा था, सीबीआई का, लेकिन आजकल बहुत महत्वपूर्ण नेता बने हैं। और छगन भुजबल स्वयं नासिक से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर कोई फैसला नहीं हो सका, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। इतने बड़े नेता ने अपनी लोकसभा की उम्मीदवारी विड्रॉ कर ली स्वयं। अब इससे उनका जो एक मास ऑर्गेनाइजेशन है, एक मास फ्रंट है, उसमें बड़ी नाराजगी है। वो बहुजन लोगों का है। उनका कहना है कि यहाँ के लाखों जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं इस बात से नाराज हो गए हैं बीजेपी अलायंस से कि साहब आपने छगन भुजबल को क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया, और इससे ओबीसी जो है वो नाराज होकर के अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावित कर सकता है बीजेपी के प्रोस्पेक्ट को। ये सब भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जितनी ऊपर से ताकतवर दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में, वैसी स्थिति है नहीं। इसके मुकाबले उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के नाना पटोले के बीच में जो एक ऑर्गेनिक यूनिटी है वो ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। उस तरह की यूनिटी तो दूसरे सूबों में मैंने कम से कम कांग्रेसियों के बीच में नहीं देखी। जहां कांग्रेस का बिल्कुल सत्यानाश हो चुका है राजनीतिक तौर पर, वहां भी कांग्रेसी जो है आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में वो जमे हुए हैं। तो इसलिए दोस्तों मेरा यह मानना है कि महाराष्ट्र में विपक्ष बहुत ही मजबूत स्थिति में है और वहां की जो लड़ाई है उस लड़ाई को अगर देखा जाए तो कमोबेश विपक्ष की तरफ झुकी दिखाई देती है। मैं ये तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं कि 50% सीटें दोनों ओर विभाजित हो जाएंगी, ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन यकीनन भारतीय जनता पार्टी पहले जैसा परफॉर्मेंस नहीं कर सकती है और आधा आधा अगर सीटें विभाजित हो जाएं, विपक्ष भी आधे से ऊपर हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी भी आधे आधे से ऊपर हो सकती है, किसी भी तरफ पलड़ा झुक सकता है। ये बिल्कुल आखिरी 2-3 चरणों में दिखाई देगा आपको। 5 चरणों के चुनाव में जब मामला कई इलाकों में मराठवाड़ा से लेकर के और कोंकण तक और मुंबई तक जाएगा, देखना होगा कि वहां स्थितियां क्या बनती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मराठी लोगों में, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, न केवल मराठा बल्कि आम जो मराठी लोग हैं, उनमें एक असंतोष इस बार दिखाई दे रहा है। पहले जैसी कोई उत्सुकता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का जो जलवा दिखाई देता था पहले, उस तरह का जलवा भी नहीं दिखाई दे रहा है और एक तरह की सिंपैथी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति है, वो मुझे कई जगह दिखाई दी। हर बल्कि मैं कहूंगा कि कोई ऐसा शहर नहीं था जहां मैं गया और इस तरह की सिंपैथी लोगों की नहीं दिखाई पड़ी। जैसे मैं आपको बताऊं, गोंदिया शहर में मैं घूम रहा था और गोंदिया प्रफुल्ल पटेल का अपना शहर है। वहां मैंने एक चाय खाने में, मॉर्निंग में वहां पर लोग जुट करके अपने घर पर चाय न पी करके बाहर चाय पीने की परंपरा बड़ी जबरदस्त है। तो मैं एक जगह देखा चाय खाने में, वो अड्डा बोलते हैं, वहां पे बैठे थे लोग, सारे पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे थे, मैं भी चाय पी रहा था। अचानक मैं बीच में हस्तक्षेप कर बैठा और उन लोगों ने मुझे मेरे हस्तक्षेप को नापसंद नहीं किया, उन्होंने बल्कि अब बोलना भी शुरू कर दिया। वहां भी लोग कह रहे थे, प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ बोले जा रहे हैं लोग, बीजेपी के खिलाफ भी बोल रहे थे। हालांकि वहां जो बैठे लोग थे वो ज्यादातर बीजेपी के समर्थक थे, लेकिन ऐसे भी लोग थे जो साफ साफ कह रहे थे कि वो प्रफुल्ल पटेल का जो भी यहाँ उम्मीदवार है, वहां के उम्मीदवार को लोग प्रफुल्ल पटेल का बहुत ही समर्थक मानते हैं, या यूं कहा जा रहा है कि बीजेपी की लड़ाई में, वहां पर जो बीजेपी की लड़ाई है या एनडीए की जो लड़ाई है, प्रफुल्ल पटेल लड़ रहे हैं। तो ऐसे में नाना पटोले एक तरफ हैं और प्रफुल्ल पटेल दूसरी तरफ हैं। एक तरह से भले ही ये दोनों उम्मीदवार नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो बहुत दिलचस्प चुनाव है कुल मिलाकर दोस्तों महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में मेरी बिल्कुल आखिरी जो बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी
2019 को रिपीट करने का कोई सूरत नहीं ऐसी दिखाई देती है कि वो रिपीट करेगी। और हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है और नीचे गिरे और वहां पर विपक्ष इसका फायदा उठाए। इसमें मुझे कोई अभी दो राय नजर नहीं आ रही है। बहरहाल चुनाव है और चुनाव में भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है, लेकिन असेसमेंट जो कयास है और जो एक आकलन है वो तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है। और मैंने आपको 2-3 तथ्य दिए। तो देखिए दोस्तों क्या होता है चुनाव में। लेकिन मैं बिल्कुल आखिर में यही कहूंगा कि 4 जून का इंतजार आपको करना होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।